हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? ओके जी, चलो। अरे अरे, ये रुको जरा। ओके ओके। हाँ, लाइट का थोड़ा इशू आ रहा है। चलिए, अभी ठीक है, अभी ठीक है। चलो। प्रीवियस सेशन में बॉस हम लोग ने कुछ डिस्कशन किया था और वी हैड स्टार्टेड। दो सेशंस हो गए हैं, सेशन वन, सेशन टू। सेशन वन हमने स्टार्ट किया था 500 SA 500 के ऊपर हमने डिस्कशन किया था थोड़ा सा। और थोड़ा सा फिर सेशन टू के अंदर अपन ने लाइक ऑडिट प्रोसीजर्स कौन कौन सी होती है, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, री परफॉर्मेंस, ETC कुछ ऐसी बातें हमने डिस्कस की। आज कोशिश करते हैं इसको खत्म करने की कोशिश, पूरी कोशिश करेंगे कि आज हम इस सेशन, इस चैप्टर को जो है खत्म करते हैं। चैप्टर क्या है? 500 SA 500 को अपन खत्म करते हैं। आज का जो डिस्कशन होगा बिल्कुल हमारे 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में ICAI के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बिल्कुल बेटा साथ साथ पेन कॉपी निकाल के रख लो, क्योंकि इंस्टीट्यूट का फेवरेट पोर्शन अपन करने वाले हैं, जिस पर इंस्टीट्यूट जनरली ऐसा है कि उससे क्वेश्चन पूछना ही है। अगर 500 पे क्वेश्चन, अगर क्या आना ही है भाई, 500 पे क्वेश्चन आना ही है, और जो आज डिस्कस करेंगे वही चाहने का है, ये मान के चल लो आप। तो साथ साथ दिख लेना, बड़ा आसान है। एक टर्म है छोटी सी, उसको लेकर डिस्कस करते हैं, उसको लेकर स्टार्ट करते हैं, और उस टर्म के ऊपर अपने आप में 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं। दैट टर्म इज कॉल्ड एक्सपर्ट। एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट कौन होते हैं जी? एक्सपर्ट होते हैं यार जो किसी पर्टिकुलर काम के अंदर उनके पास प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होता है। उन्होंने कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है। जैसे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके एक्सपर्ट माने जाते हैं, वी आर द बॉस, वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक इसी प्रकार क्या होता है कि कुछ केसेस में कुछ कुछ पर्टिकुलर फील्ड में किसी बंदे की एक्सपर्टीज होती है, उसके पीछे आइदर उसका एक्सपीरियंस होता है और उसने कोई प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त करके रखी होती है, जैसे इंजीनियर्स होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि किताबों से ही आता है, एक्सपीरियंस से भी ज्ञान आता है और बंदा एक्सपर्ट हो जाता है। ट्रेनिंग से भी ज्ञान आता है, बंदा एक्सपर्ट हो जाता है। ठीक है। अब एक्सपर्ट के डेफिनेशन के अंदर हम लोगों को बाहर निकाल दिया गया। क्यों निकाला गया है मैं थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। जब जब एक्सपर्ट की बात करेंगे तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट एन एक्सपर्ट इन केस ऑफ ऑडिट, इन केस ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर्स और टैक्सेशन मैटर्स। क्यों? क्योंकि ये काम तो खुद का, जो काम खुद को आता है, जो काम खुद को आता है उसके लिए हम सपोर्ट के तौर पे एक्सपर्ट की मदद क्यों लेंगे भाई? यहां पर हम पढ़ने वाले हैं एक्सपर्ट की मदद, एक्सपर्ट ने जो काम किया उसकी मदद। क्यों? क्योंकि हम वो काम नहीं कर सकते। और जहां बात करें ऑडिटिंग और अकाउंटिंग से संबंधित एक्सपर्टीज, वो तो हम में है, तो जो काम हम कर ही सकते हैं उसके लिए एक्सपर्ट की जरूरत क्या है। लेकिन जहां पर कुछ ऐसे काम है जो ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद नहीं कर सकते, उसके लिए एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार मैनेजमेंट भी लेता है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक्सपर्ट के काम का उपयोग 2 लोग करते हैं। एक करता है मैनेजमेंट और एक करता है ऑडिटर। ये क्या करते हैं? वर्क यूज करते हैं, यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट। एक्सपर्ट के काम को इस्तेमाल करता है कौन? मैनेजमेंट। जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट अगर एक्सपर्ट के काम को इस्तेमाल कर रहा है तो क्यों कर रहा है? फॉर अकाउंटिंग पर्पस। और चार्टर्ड अकाउंटेंट कर रहा है, ऑडिटर कर रहा है तो फॉर ऑडिट पर्पस। इसका क्रक्स समझ लेना, डेफिनेशन में भी आपको लिखवाने वाला हूं, अब बड़े ध्यान से सुनना। मैनेजमेंट एक्सपर्ट को लेकर जो बात कही गई है वो SA 500 में कही गई है, और ऑडिटर एक्सपर्ट को लेकर जो बात कही गई है वो SA 620 के अंदर की गई। तो जाहिर सी बात है हम इनकी बात नहीं करेंगे अभी, हम बात करेंगे सिर्फ मैनेजमेंट एक्सपर्ट।
तो आपको जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ मैनेजमेंट एक्सपर्ट की बात होगी, क्योंकि SA 500 के नोट्स हम देख रहे हैं, 620 की बात हम नहीं कर रहे हैं। फिर भी हम अभी थोड़ा सा एक चुटकी बजा के इसको समझ के चलेंगे, ऑडिटर एक्सपर्ट क्या होता है और मैनेजमेंट एक्सपर्ट। बिल्कुल ध्यान से सुनना। मान लो भैया क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो ज्वेलरीज का काम है, ज्वेलरी जौहरी है, दुकान क्या है, सोना चांदी का दुकान है। अब वो वहां पे उन्होंने एक अकाउंटेंट रखा है जिसको टैली चलाना आता है, सब कुछ चलाना आता है, तो वो एंट्रियां कर रहा है। उसने माल बेचने की एंट्री कर दी, माल खरीदने की एंट्री कर दी, उसने क्या किया, अपना स्टाफ का सैलरी ये वो सारी एंट्रीज करके अब वो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन पे आया। तो अब मुझे एक बात बताओ, इन्वेंट्री मतलब जो उनके पास सोना चांदी जेवरात पड़े हुए हैं, तो कौन सा कितने कैरेट का है, उसका वैल्यूएशन क्या अकाउंटेंट कर पाएगा या कोई एक्सपर्ट ही बता पाएगा कि इस सोने का वैल्यू क्या है, इस डायमंड का वैल्यू क्या है? जाहिर सी बात है एक्सपर्ट ही बता पाएगा, क्योंकि उसे एक्सपर्टीज है उसके वैल्यूएशन को लेकर। हीरे की कद्र और हीरे की परख सिर्फ जौहरी जानता है। गोल्ड की परख, अभी मेरे पास मान लो मैंने एक ये पर्टिकुलर छोटी सी एक गोल्ड का पहना है, मेरे को मालूम नहीं है कितने कराटे हैं इसमें, 24 कराटे है कि 36 कराटे है, मेरे को मालूम नहीं है रे बाबा। 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, मेरे को कुछ मालूम नहीं। मेरे को ये भी नहीं, मेरे को बस ये है कि कितने का है, उससे बोला इतने, मैंने यार ये लो पैसे पकड़ो जी। लेकिन जो उसने वैल्यूएशन करके दिखाया वो है एक्सपर्ट, उसको पता है कि यार ये इतना ये कैरेट कैसे मापते हैं, इसके अंदर मिक्सचर कैसे मापते हैं, इसका भाव कैसे तय करते हैं। तो अब बिना क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, एप्रोप्रिएट वैल्यूएशन किए क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट हो सकते हैं? तो जवाब आएगा नहीं हो सकते। तो मैनेजमेंट अकाउंट्स को या अकाउंटिंग एंट्रीज को कंप्लीट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस में एक्सपर्ट्स की मदद लेता है। उन एक्सपर्ट्स को मैनेजमेंट एक्सपर्ट बोलते हैं। अब आप एज एन ऑडिटर बन के पहुंचे, ये तो अकाउंटिंग उसने एक्सपर्ट को बुलाया, रमेश जी आओ ये यार ये वैल्यू बताओ, एंट्री करनी है, कर दी भैया, रमेश जी ने। अब एज एन ऑडिटर आप पहुंचे और आपको क्या करना है कि वो वैल्यू जो रमेश जी ने की है वो सही की है या गलत की है। यू हैव टू लाइक अगेन रीएस्टिमेट। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम पर रिलाय करके आगे बढ़ जाओ, या फिर आपको डाउट ओवर रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स वर्क है तो अपना एक्सपर्ट बुला लो। अपना मतलब मैं ऑडिट पे क्या, मैंने बोला भाई रमेश जी पे मुझे विश्वास नहीं है, रमेश जी के साथ मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, इन्होंने वहां और वहां पर भी इन्होंने करके दिखाया था वैल्यूएशन, और सर तीनों जगह गलत था, मैं नहीं मानता इसको, मैं अपना बंदा बुला के जांच कराऊंगा। तो मैंने अपना एक्सपर्ट बुलाया। अब मैं ऑडिटिंग पर्पस के लिए जिस एक्सपर्ट की मदद लूंगा दैट इज ऑडिटर्स एक्सपर्ट। इतनी सी बात है। तो यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट की बात करें, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स की बात करें, एक्सपर्ट की बात करें, तो मैनेजमेंट अगर यूज करेगा तो अकाउंटिंग पर्पस के लिए करेगा, ऑडिटर यूज करेगा तो ऑडिट पर्पस के लिए यूज करेगा। मैनेजमेंट अगर एक्सपर्ट का मदद लेता है काम का तो ऐसे 500 में आता है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट कहेंगे। ऑडिटर्स एक्सपर्ट 620 के अंदर आता है, जो इसके अंदर हम चर्चा नहीं करेंगे। बात समझ में आती है? अब इसमें हम ये बात करेंगे कि यार ऑडिटर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट पे यकीन करेगा तो उसके पास ऐसे क्या कारण है, क्या खुजली है कि यार मैं इसके काम के ऊपर रिलाय कर लूं? तो क्या देखेगा ऑडिटर? भैया इसमें कॉम्पिटेंस है, इसमें कैपेबिलिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, मतलब इंडिपेंडेंट तो है, किसी प्रेशर दबाव इन्फ्लुएंस में आकर तो इसने नहीं किया। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है कि इन हाउस जॉब में है, जॉब में होगा तो इन्फ्लुएंसिंग पावर मैनेजमेंट की हमेशा रहती है। मैनेजमेंट ने जैसे बोल दिया इतना लिख के दे दे तो लिख के दे देगा यार, उसको नौकरी प्यारी। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है तो उस पर दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है, तो ऑडिटर ये सारे फैक्टर्स को ध्यान रखेगा। क्या देखेगा भैया? इसमें प्रोफेशनल एफिशिएंसी, जिसे प्रोफिशिएंसी भी बोल देते हैं, क्या इसमें प्रोफेशनल एफिशिएंसी है, कैपेबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है, ऑब्जेक्टिविटी है, इंडिपेंडेंट बंदा है,
इसको पिछले सालों से कितना साल का एक्सपीरियंस है कि सर ये 25 साल से एक्सपर्ट यही काम कर रहा है, यार रिलायबिलिटी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाता है। ऑडिटर का इसके साथ पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, तो ऑडिटर देखेगा कि यार पिछली 2-3 जगह पे मैंने इसके काम पे रिलाय किया था और एकदम परफेक्ट फिगर, यार ये तो मैं कह रहा हूँ 17,888 रुपए 70 पैसे, तो 70 पैसे का भी फर्क नहीं आता, इतना एक्यूरेसी होती है, तो हो सकता है अपन रिलाय कर लें। तो कौन से फैक्टर्स होंगे जो आप मैनेजमेंट के काम पर रिलाय कर, मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम पर रिलाय करते समय देखेंगे। ये 4 नंबर का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का फेवरेट। समझ में आई बात? अभी थोड़ा सा लिख लेते हैं, आपको समझ आएगा। पहले एक्सपर्ट का डेफिनेशन लिख लो जी। मैनेजमेंट एक्सपर्ट, हु इज मैनेजमेंट एक्सपर्ट? तो मैं लिख रहा हूं, साथ साथ लिख लेना बॉस। देखो, एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन possessing expertise in a field other than, this is important, other than accountancy, क्योंकि उसके लिए तो अकाउंटेंट बैठा ही हुआ है ना अपन ने, अकाउंटेंट लिख दिया हम, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग, whose work in that field is used by the entity to assist preparing, to assist the entity, लिख लो, in preparing the financial statement। ये जौहरी वाला एग्जाम्पल आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ज्वेलरी शॉप या पंजाब ज्वेलर्स। मान लो मैं पंजाब ज्वेलर्स की ऑडिट पे गया हूं, तो वहां पे जो जौहरी है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन किया है, ये किया गया एक्सपर्ट के द्वारा, और यही एक्सपर्ट जो है ये मैनेजमेंट एक्सपर्ट कहलाएगा। साथ साथ लिख लो, साथ साथ लिख लो, साथ साथ लिख लो। अरुण जी, ठंडा पानी मिलेगा क्या आसपास? देखो यार, मिल जाए तो। हाय, गरम ही है। तपिश तपिश, लिखो रे, लिखो रे, लिखो रे, लिखो रे, चलो रे, चलो चले मितवा। अब बात आती है, देखो आपसे पूछा जाएगा, बताओ बच्चों बताओ, मैनेजमेंट एक्सपर्ट से हम क्या समझते हैं भैया? ऐसी कौन सी बात है यार कि अपन उसके काम पे रिलाय कर लेंगे यार? तो हम बोलेंगे भैया रुको, पहले मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या होता है भैया, इसकी डेफिनेशन देख लो भैया। स्टार्ट कहां से कर रहे हैं भैया? भैया हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, अकेला बंदा है या फिर उसका कोई टीम बना के रखी है उसने, चाहे फर्म एलएलपी बना के रखा है, व्हाटएवर इट इज। उसके बाद एक्सपर्टीज है एक किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में एक्सपर्टीज है। तो एक्सपर्टीज 2 शब्दों से आती है, ध्यान रखना हमेशा। किसी भी चीज में एक्सपर्टीज कहां से आती है? प्रोफिशिएंसी से आती है एंड एक्सपीरियंस से। आपने प्रोफेशनल एफिशिएंसी यानी कि कोई कोर्स कर रखा है और उसके ऊपर आप एक्सपीरियंस भी हैं। सिर्फ सीए बनने से कुछ नहीं होता। आर्टिकलशिप अगर आपने पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से किए तो माना जाता है कि प्रोफिशिएंसी के साथ एक्सपीरियंस भी है, काम भी करा आपने, बराबर। अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, यानी कि हमको बाहर कर दिया। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को छोड़कर किसी भी फील्ड के अंदर उसके पास कोई एक्सपर्टीज है
जिसका काम उस फील्ड में एंटिटी यूज करती है कि एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जा सके, इसको अपन बोलते हैं जी, इसको अपन बोलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर ठंडा पानी, इसको अपन बोलते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट। जैसे उदाहरण अपन ने लिया पंजाब ज्वेलर्स का, जौहरी जो होता है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन करके देता है, दैट इज मैनेजमेंट एक्सपर्ट। इतना लिख लो आप। अब जब ऑडिटर ने देखा कि यार ये काम एक्सपर्ट ने किया हुआ है, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर उस पर रिलाय करने के लिए जाएगा। तो व्हाट फैक्टर्स, ऑडिटर कौन से ऐसे फैक्टर देखता है कि मुझे रिलाय कर लेना चाहिए, तो मैं यहां पे लिख देता हूं रिलाइंग ऑन द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ये 3 पॉइंट साथ साथ लिख लेना, एग्जाम में याद रहना चाहिए भैया। 4 नंबर का क्वेश्चन है, फेवरेट इंस्टीट्यूट का, कल को बोलना नहीं मैं बताया नहीं, तो पूरा बता दे रहा हूं आपको साथ के साथ। लिखो नंबर 1, इवैल्यूएट द कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटीज एंड objectivity of that expert। सेकंड लिखो रे, साथ के साथ लिखो, साथ के साथ लिखो रे, obtain an understanding of the work of that expert। क्या काम कर रहा है वो, इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लो। एंड तीसरा पॉइंट है जी, इवैल्यूएट द एप्रोप्रिएटनेस of that experts work as audit evidence for the relevant assertion। ऑडिटर को क्या करना है, एक्सपर्ट के काम को इवैल्यूएट करना है, एक्सपर्ट के काम को की एप्रोप्रिएटनेस को इवैल्यूएट करना है कि ये मेरी जो मैं असर्शन जांच रहा हूं उस असर्शन के लिए क्या ये ऑडिट एविडेंस बन सकता है, ये चीज देखेगा। अगर तीनों में से कोई भी जवाब ना में आ जाता है ना, बाबू अपना एक्सपर्ट उठा के ले आए। फिर भी सुनो, एक बार एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 नंबर का, उस 4 नंबर के क्वेश्चन को हम कोशिश कर रहे हैं कि मैं पूरे तरीके से आपके साथ बैठकर इसको तैयार कर लूं। पहला है कि मैं क्वेश्चन क्या आने वाला है, भैया मैनेजमेंट एक्सपर्ट से आप क्या समझते हो और इसके काम पे रिलाई करने के लिए ऑडिटर को किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम बोलेंगे कि भैया देखो, मैनेजमेंट एक्सपर्ट की डेफिनेशन आपको दे दी है, ये होता है अकाउंटिंग ऑडिटिंग की फील्ड को छोड़कर किसी भी काम में एक्सपर्टीज रखता हो, पजेस करता हो, और उस एंटिटी क्या करती है, उसके इस पर्टिकुलर काम को वित्तीय विवरण तैयार करने में मदद लेती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे पंजाब ज्वेलर्स का हमने एग्जांपल लिया। इसके बाद बोला कि साहब रिलाई करने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, इवैल्यूएट करेंगे कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपर्ट। नंबर 1, इंडिपेंडेंस भी आप डाल सकते हो वर्ड, कोई चक्कर वाली बात नहीं है, ऐसे ऑब्जेक्टिविटी में कवर हो जाता है। उसके बाद आती है बात ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग। अब ये एक अंडरस्टैंडिंग पहले हमने देख लिया, उसमें अक्कल है, स्वतंत्र है। अब उसके काम की अंडरस्टैंडिंग ले लो, ले लीजिए काम की अंडरस्टैंडिंग, अच्छा ले ली। अब ये देखो उसने अप्रोप्रिएट तरीके से करा कि नहीं, क्या ये हमारे ऑडिट एविडेंस बनने के लायक है, हमारी एजर्शन को जांचने में प्रॉपर मदद कर रहे नहीं कर रहे हैं, ये चीज चेक करिए यार, हो गया काम, कौन से इसमें रॉकेट साइंस है, आप बताओ मुझे, समझ में आ रही है बॉस? मैं आपको फुल स्क्रीन पे दे दूं क्या? फुल स्क्रीन पे दे देता हूं आपको, इसको लिख लो बाबा, इसको लिख लो। ये मैं इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा किया और ऊपर किया और थोड़ा सा छोटा किया, आपको दे दिया है, लिख लो। सिर्फ
3 सेकंड के बाद हटा दूंगा मैं इसको। चलो जी 3 सेकंड हो गए, मैं हटा दे रहा हूं इसको। ओके ओके चलो, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ रहे हैं। मैनेजमेंट एक्सपर्ट पर ही एक क्वेश्चन, एक्सपर्ट के काम पर ही क्वेश्चन नंबर 2 है, और उस क्वेश्चन नंबर 2 को आप देख लो जरा, साथ साथ देख लेना बेटा। क्वेश्चन में क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, चलो इंस्टीट्यूट क्या क्वेश्चन मारती है आपको, देखो पहले सुन लो फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि भाई साहब जब हम क्या कर रहे हैं, एक्सपर्ट के काम को एज एन ऑडिट एविडेंस हम यूज कर रहे हैं, तो ऑडिट जो एक्सपर्ट का काम है, कौन से मैटर्स है, कौन से मैटर से जो प्रभाव डालते हैं ऑडिटर का प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट पर। फिर से सुनो, ऑडिट प्रोसीजर की नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट पर कौन से मैटर्स हैं जो प्रभाव डालते हैं। अब कौन से मैटर की बात कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट जिन पर काम कर रहा है और उसके वर्क को हम एज इट इज एज एन ऑडिट एविडेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑडिटर को किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, कौन से मैटर्स हो सकता है। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फिर से सुनो, शॉर्ट में इधर लिखता हूं, क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछेंगे। ऑडिट प्रोसीजर है, उसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट अफेक्ट करते हैं कुछ मैटर्स जिन पर मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने काम किया, या यूं कहें कि ऑडिटर को अपनी प्रोसीजर के अंदर अकॉर्डिंगली तब्दीली करनी पड़ेगी कुछ मैटर्स का ध्यान रखते हुए। कौन से मैटर्स ऐसे हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है वाइल यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अभी जो हम क्वेश्चन करके आए, हम उस एक्सपर्ट में, अभी ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया उसमें हमने मैनेजमेंट एक्सपर्ट में कितनी अक्ल है उसको देखा, उसने जो काम करना है और क्या वो काम हमारे लिए अप्रोप्रिएट है उसका इवैल्यूएशन करना। यहां पर हम उस काम के ऊपर देखने वाले हैं कितना रिस्क इन्वॉल्व है, उसके अकॉर्डिंगली हम ये तय करेंगे कि इस बंदे के ऊपर हमें रिलाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं, मैं पॉइंट्स बताता हूं आपको। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने दिया है भाई साहब, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैटर। नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैटर, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैटर जिस पर मैनेजमेंट एक्सपर्ट काम करने वाला है। यानी कि हमने जौहरी का एग्जांपल लिया तो दो बातें होती है, क्या ये मैं कर सकता हूं, जवाब आ रहा बिल्कुल भी नहीं। जब मैं कर ही नहीं सकता तो मुझे रिलाय करना तो जाना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मैटर है, बिना उस ज्ञान के अपन नहीं कर सकते। हल्का फुल्का ऐसे यूं हाथ में लेके भी नहीं देख सकते यार, हाथ में अपन ऐसे हाथ मसल के कुछ गिराएंगे, धूल गिरेगी ना सोने की, वो भी हजारों की होगी, तो अपने बस के बाहर है। एक बात, दूसरी बात, दूसरी बात क्या है जी, रिस्क ऑफ या ROMM, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन दैट पर्टिकुलर मैटर। ऑडिटर को ये चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर रिस्क ऑफ ROMM कितना है। अगर ROMM बिल्कुल, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट बिल्कुल नगण्य है, नॉमिनल है, छोड़ सकते हैं, तो भाई अपन इसके काम को रिलाय कर लेंगे, इस पर ज्यादा दिमाग क्यों लगाएंगे। लेकिन अगर ROMM बहुत हाई है तो जाहिर सी बात है उतनी ही हाई डेंसिटी से हम इसको भी चेक करेंगे एक्सपर्ट में अक्ल कितनी है। तीसरी बात, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्सेस। ऑल्टरनेटिव सोर्स क्या इसे किसी और तरीके से जान सकते हैं क्या हम, ऑडिटर ये चेक करेगा। नंबर 4, नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव
एंड ऑब्जेक्टिव, लो 5-6 पॉइंट से लिख लो। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, यानी कि उस मैनेजमेंट एक्सपर्ट को क्या काम सौंपा हुआ है। नंबर 5, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है कि एम्प्लॉयड है। यानी कि अपन क्या बोल सकते हैं, इन्फ्लुएंस ओवर एक्सपर्ट तो नहीं है। एक्सपर्ट सब्जेक्ट टू लिख दूं। प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे एक्चुअरी वैल्यूएशन होता है तो एक्चुअरी एक एक्सपर्ट है, लेकिन एक्चुअरी वैल्यूएशन एक्चुअरी ही कर सकता है, इंश्योरेंस में काम आते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर पढ़ाई लिखाई डिग्री चाहिए होती है। बराबर है क्या? देखो, एक्सपर्ट इज सब्जेक्ट टू टेक्निकल प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट या प्रोफिशिएंसी, उसके पास ये प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए। पॉइंट नंबर 7 बहुत हो गए वैसे, लिख लो। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिटर इन सच फील्ड। देखो प्रैक्टिकली सोचो, अगर मैं ये पंजाब ज्वेलर्स की ऑडिट पे गया हूं और मैं इससे पहले 4 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो भी ज्वेलर्स थे उनकी भी ऑडिट कर चुका हूं, तो यार मुझे एक मोटा मोटा आइडिया तो हो जाता है कि इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है। अगर पहली बार है तो यार जो बोलेगा मैनेजमेंट एक्सपर्ट वही सही है। लेकिन अगर मैंने पहली बार बुद्धू बन गया, दूसरी बार समझा, तीसरी बार, और पिछले 4 साल से मैं यार काम ही इसका कर रहा हूं, तो मुझे मूर्ख तो नहीं बना सकते यार ये। तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट का एक मोटा मोटा आइडिया हमें लग जाता है कि किस तरह का काम कर रहा है। हमारा एक्सपीरियंस क्या है, अरे ये देखो उसका एक्सपीरियंस क्या है। पॉइंट नंबर 1, ऑडिटर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस विद रमेश भाई। मैंने बोला ना, मैंने 4 बार इसका काम यूज किया, भाई साहब 1 नंबर है। मैंने 4 बार इसका काम यूज किया, भाई महा कचरा है। तो ये डिपेंड करता है, लिख लो लिख लो। ऑडिटर्स प्रीवियस एक्सपीरियंस with that expert। ये खत्म होता है जी। अगला क्वेश्चन मैं इसको बड़ा करके आपको दे रहा हूं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा, पॉज करना, लिख लेना। पॉइंट नंबर 3 तक हो गया है। अब मैं 6 4 5 6 दे रहा हूं आपको, प्लीज स्टॉप एंड राइट। 4 5 6 हो गया जी। अब मैं 7 और 8 दे रहा हूं। 7 और 8 हो गया जी। अब मैं 3 सेकंड रोक रहा हूं और फिर बंद करूंगा, मतलब आ जाऊंगा वापस। चलो जी, हो गया हो गया हो गया, मैं मान के चल रहा हूँ और मैं आ गया हूँ आपके पास वापस। चलो, ये 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट हो गए जी। 2 क्वेश्चन, यानी कि पहला क्वेश्चन अपना क्या था, डेफिनेशन। डेफिनेशन किसका, मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या होता है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट पर रिलाय करेंगे तो कैसे, सब ये 3 बातें हम देखने वाला है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम से हमारे ऑडिट प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट पर ऐसे कौन से मैटर से जो इंपैक्ट डाल देते हैं, आपको ध्यान रखना है भाई साहब। हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि यार मैटर कितना कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर मैनेजमेंट एक्सपर्ट काम करने वाला है। उस मैटर के अंदर रिस्क कितना इन्वॉल्व है, क्या कोई अवेलेबल है ऑल्टरनेट रिसोर्सेज, ऑल्टरनेट सोर्सेज अवेलेबल है उसकी जांच करने के लिए। मैनेजमेंट एक्सपर्ट का नेचर, स्कोप एंड उसका काम क्या है, उसका स्कोप यानी कि उसका ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्टिव कितना है वो बता देना। अच्छी बात है। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट है कि मैनेजमेंट का एम्प्लॉयड है तो जाहिर सी बात है उनका इन्फ्लुएंस होगा। एक्सपर्ट के पास टेक्निकल प्रोफिशिएंसी है कि नहीं है, पढ़ाई लिखाई डिग्री डुग्री ले रखी है कि नहीं ले रखी है। ऑडिटर को इस पर्टिकुलर काम के बारे में कितना एक्सपीरियंस है, कितना नॉलेज है।
और दूसरी बात करें कि ऑडिटर का प्रीवियस एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर एक्सपर्ट के साथ, विद दैट एक्सपर्ट, इस एक्सपर्ट के साथ उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस कितना है, ये चीज देखेगा। अभी सुनो रे सुनो, दुनिया का सबसे अच्छा क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। ये बात, हाँ एक सेकंड एक सेकंड, हमारे देवता आ गए जी, देवता आ गए हमारी ऑफिस में, तो पहले देवताओं से मिल लूं मैं, फिर आपसे बात करता हूँ। अगर उधर लेके नहीं गए तो हम चलिए जी, हमारे देवता जा चुके हैं, अब हम आते हैं वापस। हाँ ये हमारे बड़े भारी देवता है भाई साहब। हाँ चलो, अब अगला क्वेश्चन आता है जी, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आईसीआई की जान है यार, आईसीआई की जान है बाबू। ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो क्या पूछा इंस्टीट्यूट ने, ध्यान से सुनना, 4 नंबर का क्वेश्चन है आगे। देखो, इनकंसिस्टेंसी, देखो पहले मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब आपने क्या किया, अच्छा इसके ऊपर ना अपन बात कर चुके हैं, बट फिर से सुनो। आपने ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किए, कलेक्ट को क्या बोलते हैं अपन ने, ऑडिट एविडेंस क्या किए, ऑब्टेन किए। अंदर की साइड लगा दो, अंदर ऑडिट एविडेंस आपने क्या किया, ऑब्टेन किए। ऑब्टेन करने के बाद आपने दूसरी जगह से किए, तीसरी जगह से किए। अगर कंसिस्टेंट है तो हम रिलायबिलिटी की तरफ जाते हैं कि चलो हमें विश्वास है, लेकिन एक क्या बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, तीसरा तो भगवान कसम कुछ अलग ही जा रहा है। तो अगर इनकंसिस्टेंसी पाई जाती है तो क्या रिलायबिलिटी पे क्वेश्चन होता है, तो जवाब है यस, बिल्कुल होता है। तो उस सूरत में ऑडिटर क्या करेगा, जैसे मान लो कि एज एन ऑडिटर आपने मैनेजमेंट से इंक्वायरी किया, पूछताछ किया, पूछताछ करने पे आपने कुछ फ्रेम किया माइंड में, आपने इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट देखा, उसके अंदर उसी मैटर के ऊपर बिल्कुल विपरीत बात चल रही है। आपने बोला तेरी, या तो मैनेजमेंट झूठा, या फिर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट झूठी झूठी, और या फिर तीसरा आपने सोचा मैं थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लूंगा, यार इस मामले में मेरे तो मजा ही नहीं आ रहा। आप थर्ड पार्टी के पास गए तो थर्ड पार्टी ने नए शगुफ्ते गाने चालू कर दिए, यानी कि तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग चल रहे हैं। भाई साहब क्या रिलाय कर पाओगे आप, नहीं। तो आप क्या करोगे, सर हम SA 705 के अंदर क्वालिफिकेशन ना, ये SA के अंदर यही बात, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यही कह रहा है कि भैया जब आप ऑडिट करने गए तो आपको तो इनकंसिस्टेंसी पाई गई, तो फिर अब आप क्या करोगे, सर हम अपनी प्रोसीजर्स में मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ एडिशन करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ चेंज करेंगे हमारी प्रोसीजर में, एडिशनल प्रोसीजर्स अपनाएंगे, ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स अपनाएंगे, कोशिश करेंगे कि कहीं और से हमें ऑब्टेन हो जाए ऑडिट एविडेंसेस। जब हम सभी जगह से ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पाते हैं, तब हम जाकर मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे और अंत होगा हमारा 705 से। डायरेक्ट 705 पर बैठ गए भाई, 4 नंबर टूट जाएंगे आपके। आपको सिर्फ 2 टुकड़े लिखने के, भैया इनकंसिस्टेंसी पाई गई है ना, तो हम अपनी प्रोसीजर में मॉडिफिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे, एडिशनल प्रोसीजर्स अपनाएंगे, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स अपनाएंगे और उनसे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे, फुल स्टॉप। अगर वहां से भी नहीं मिलता है तो TCWG मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे क्या समस्या है, उनसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे। एक्सप्लेनेशन मिलता है, नहीं मिलता है, एक्सप्लेनेशन मिलता है तो 2 बातें, क्या हम संतुष्ट हैं या फिर नहीं है। अगर हम संतुष्ट नहीं है तो बिल्कुल ना मिले के समान है, और फिर उस सूरत में उठाकर हम 705 के अंदर बैठेंगे। डायरेक्ट 705 में बैठने की हमें आदत पड़ चुकी है, गलती मत कर। बस इतनी सी बात है, मैं 2 लाइन लिख दे रहा हूं इंस्टीट्यूट का, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब हो चुका है बॉस, पूछा जाएगा। लिखो, अगर इनकंसिस्टेंसी है या फिर आपको डाउट है ओवर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, अगर आपको ऑडिट एविडेंस पर की कंसिस्टेंसी पे के साथ प्रॉब्लम है, या फिर आपको डाउट है आपको रिलायबिलिटी पर, तो आप क्या करोगे। मैं 2 लाइनें लिख रहा हूं, लिख दो, 3 लाइन लिखूंगा। फर्स्ट, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किए फ्रॉम वन सोर्स,
is inconsistent inconsistent with that obtained from another. अगर कंसिस्टेंट नहीं है, जैसे एग्जांपल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, रेस्पॉन्स टू इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट, and other evidences are inconsistent. या तो इनकंसिस्टेंसी वाली बात है या फिर डाउट ओवर रिलायबिलिटी वाली बात है। दोनों सूत्रों में ऑडिटर हैव टू मॉडिफाई हिज प्रोसीजर्स जो अप्लाई कर रखी है, एडिशन इन हिज ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑल्टरनेट और एडिशनल, व्हाटएवर यू वांट टू डू, उसके ऊपर काम करो यार। डायरेक्ट आप कैसे उसके ऊपर कमेंट मारने में चले जाओगे? हो सकता है कोई दिक्कत हो रही हो, और मैनेजमेंट से बात कर लो, क्या पता मैनेजमेंट के पास जवाब हो, टीसीडब्ल्यूजी के पास जवाब हो, अकॉर्डिंगली आप चलो। दूसरा पी पॉइंट, ऑडिटर हैज डाउट ओवर द reliability of information to be used as audit evidence। तो अब इस सूरत में ऑडिटर भाई साहब क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। लिखो, ऑडिटर, ये आंसर है जी आपका। देखा जाए ब्लू में जो 2 पॉइंट्स लिखे क्वेश्चन का हिस्सा हो सकता है कि भैया एज एन ऑडिटर आप वहां पे गए और आपने देखा मैंने सब जगह से कागज इकट्ठे किए पर भाई साहब कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही है, फुल स्टॉप। बताओ एज एन ऑडिटर क्या करोगे? या फिर आप ऑडिटर बन के एक ऑर्गेनाइजेशन में गए, आपने वहां पे कागज देखे लेकिन आपको यार उनके ऊपर डाउट है कि वो रिलायबल है कि नहीं है, डाउट ओवर रिलायबिलिटी है, तो क्या ऐसे 705 में घुस के आपने वो दे देनी है, क्या रिपोर्ट दे दे, मॉडिफिकेशन लगा देनी है? क्या आपने ठीक किया? यानी कि एज एन ऑडिटर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या इस पर्टिकुलर रमेश जी ऑडिटर थे, उनको डाउट्स थे एक पर्टिकुलर चीज में और डाउट उनके पक्के थे, उन्होंने 705 के अंदर मॉडिफिकेशन लगा दिया। हम बोलेंगे ऑडिटर ने गलत करा है। मॉडिफिकेशन लगाने के पहले के स्टेप्स हैं कि मॉडिफिकेशन मतलब 705 क्वालिफाइड ओपिनियन देने के पीछे के स्टेप्स हैं। स्टेप्स क्या है कि भैया आप पहले जांच तो लो, एक बार अपनी प्रोसीजर बदल के देख लो यार, क्या पता वहां से आपको, आप एक ही लाइन पे चल रहे हो, उस लाइन के अंदर नहीं आ रहा है, रिलायबिलिटी हो सकता है, घूम के जाओगे तो आपको चीजों का पता चलेगा कि एंट्री का इश्यू था, बाकी सब बराबर था यार। अनुभवहीन लेखापाल था उनका, इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट था, उसके चक्कर में तुमने कमेंट मार दिया यार, गजब करते हो यार ऑडिटर, अक्कल ही नहीं है तुमने यार। ठीक है ध्यान से चलो, 4 नंबर का क्वेश्चन देखो, ऑडिटर शैल determine what modifications or additions to audit procedure are necessary to resolve the matter। एंड क्या मॉडिफिकेशन और एडिशन हम अपनी प्रोसीजर में ला सकते हैं कि इस मैटर को रिजॉल्व करें? और शैल कंसिडर द इफेक्ट ऑफ द मैटर
ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट। ऑडिटर ने क्या करना है भाई साहब? ऑडिटर ने पहला कदम क्या उठाना है जी? ऑडिटर ने पहला कदम उठाना है कि अपनी मॉडिफिकेशन करके देखेगा, एडिशन करके देखेगा इस मैटर पे, और ये मैटर क्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये मैटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दूसरे मैटर्स को इम्पैक्ट डाल रहा है क्या? जैसे इन्वेंट्री के वैल्यूएशन को लेकर डाउट है रिलायबिलिटी पर, तो सीधा सीधा जीपी को हिलाने वाला है, जीपी से एनपी हिलने वाला है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ऑडिटर इस बात को भी ख्याल करेगा, कंसीडर करेगा और अकॉर्डिंगली प्रोसीजर्स अपनाएगा कि इनडायरेक्टली मैं कैसे जाकर उस पर्टिकुलर आइटम को चेक कर सकता हूं। ये जो भी ऑडिटर प्रोसीजर अपनाएगा ना, वो सब क्या करेगा? SA-230, यानी कि हर कागज का, हर प्रोसीजर को ये क्या करेगा? डॉक्यूमेंटेशन करके रखेगा। डॉक्यूमेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। हर पर्टिकुलर मैटर का ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन करके रखेगा, ये चीज का ध्यान रखना, बराबर है? चलो, तो ये होता है जी आपका एक क्वेश्चन और मैं इसको आपको फुल स्क्रीन पे दे रहा हूं, और इसके बाद हम जो है आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है? पॉज करके लिख मारना है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, और 2 बार में मैं आपको दे दूंगा। ये ब्लू 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 है, पानी 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 पानी, और दिन भी सनी सनी सनी। आ जाओ ऑन द बीच यार, फोटो मेरी खींच। चलो लिख लो इसको। ओके, अब मैं आपको रेड 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 लाल 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 फोटो पे गोरी किसका नाम है? लिखो रे। देखो इसमें एक चीज और मैं आता हूं, इसमें SA-230 के अंदर एक चीज और, इफ यू वांट कि भाई इसके अंदर लिखना है तो आप लिख सकते हो और लिखना चाहिए भी। SA-230 के अंदर आपको स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा इस मैटर को लेकर, यानी कि स्पेसिफिकली आपको एक कागज जमा करना पड़ेगा कि आप जिस कंक्लूजन पे पहुंचे हो और किसी मैटर के अंदर बात इनकंसिस्टेंट है आपके कंक्लूजन से, तो उससे संबंधित कागज आपके पास होना चाहिए। कल के ऊपर आप पे उंगली उठेगी, ऑडिटर तुमने कंक्लूजन दिया कैसे? आप जेब से कागज निकाले, आप फाइल से कागज निकाले कि इस कागज के आधार पे। तो डॉक्यूमेंटेशन फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए होता है, SA-230 में हमने पढ़ा है, और जिसने नहीं पढ़ा है वो पढ़ेंगे। आगे पीछे पढ़ते हैं ना आप टप्पे मार मार के, मैं आज ये पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा, तो जिसने 230 किया है उसे मालूम है, हमने डिस्कस किया था कि SA-230 कहता है भैया डॉक्यूमेंटेशन का मतलब फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए हम कागज इकट्ठा करते हैं। कल को हमारी भी कॉलर पकड़ी जाए, ऑडिटर 4 साल पहले तूने ऐसे कैसे बोल दिया था, आप फाइल निकालोगे कि ये रहा भैया कागज इस आधार पे बोला था। तो अगर स्पेसिफिक लिख दिया, चलो लिख लो यार, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन requirement if auditor, साथ साथ लिख लो, required if auditor identified any information जो क्या है इनकंसिस्टेंट है विथ ऑडिटर्स फाइनल कंक्लूजन, और वो मैटर सिग्निफिकेंट मैटर होना चाहिए रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट मैटर। ये लिख लो जी। अब ये आपका कंप्लीट हो गया, ये वाला जवाब भी कंप्लीट हो गया जी। मैं पॉज कर दे रहा हूं, लिख लो फटाक से। चलो चलो जी, हाँ अब बड़े ध्यान से सुनना। अपन लोग क्या कर रहे हैं? अपन लोग पढ़ रहे हैं SA-500, और SA-500 के अंदर हमारा पोर्शन क्या रह गया? बस अरे वाह यार, तो छोटा सा बच्चा है बस। यस, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपना खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम 45 to 50 मिनट्स का और बचा है बस।
हाँ 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 हाँ, खत्म ही समझ के चलो आपकी खत्म। पहले एक छोटा सा पोर्शन और डिस्कस करते हैं, उसके बाद अपन लेने वाले हैं ब्रेक। ठीक है, एक छोटा सा पोर्शन है सेलेक्टिंग आइटम। मैं ऐसा मान के चलूं 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। कौन कौन से 3 क्वेश्चन हुए? देखो मैं इसको ना, मैं ऐसे हीरो बन के आता हूं आपके सामने। ये आ गया। हाँ देखो 3 कौन से क्वेश्चन हुए अपने, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन अपना हुआ है कि यार मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम को रिलाय करेंगे तो मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में हम क्या सोचेंगे? कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। पहली बात, ऑडिटर क्या काम करने वाला है और उसके काम, उसकी जो एक्सपर्ट ने जो काम किया है उसका क्या एप्रोप्रिएट, मतलब क्या वो एप्रोप्रिएट है कि हम उसे ऑडिट एविडेंस बना पाए फाइल ऑडिट। ये 3 बातें हो गई है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया था यार वो कौन से मैट, उसके अंदर क्या क्या मैटर चेक करेंगे कि हम जो है उसके काम पे रिलाय करेंगे। कहाँ गया वो, रुको मैं दिखाता हूं आपको यहां से। ये पॉइंट्स, ये जो थे 7-8 पॉइंट्स है, कोई 4 पॉइंट 5 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और आखिरी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि यार अगर किसी ऑडिट एविडेंस में इनकंसिस्टेंसी पाई गई, एग्जांपल ले दिया, या फिर डाउट है रिलायबिलिटी पर, तो ऑडिटर ने 705 के अंदर क्वालिफिकेशन लगा दी। 90% बच्चा बोलता है ठीक तो किया, डाउट था तो नहीं लगाएगा क्या? नहीं 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 लगाएगा, पहले स्टेप फॉलो करेगा। स्टेप क्या फॉलो करेगा? ये मॉडिफिकेशन एडिशन करेगा ऑडिट प्रोसीजर में, और ये देखेगा कि ये और किस पे कितना असर डाल रहा है। क्या ये रोम 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 होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है तो खड्डे में डाल देगा। और कोई सिग्निफिकेंट मैटर है तो उसका डॉक्यूमेंटेशन अलग से करके रखेगा। क्यों? क्योंकि ऑडिटर का कंक्लूजन और इसके बीच में अगर कुछ वेरिएशन आ रहा है तो वेरिएशन का कारण ऑडिटर के पास भविष्य के लिए होना चाहिए। ये कहानी हमने डिस्कस की। एक छोटी सी बात और डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लेंगे एक ब्रेक। देखो दैट इज सेलेक्टिंग ऑफ selecting items for testing to obtain audit evidences. Selecting items for testing to obtain audit, अरे ऑडिट ही आ गया, एविडेंसेस, ऑडिट एविडेंसेस। भाई इसमें 3 पॉइंट्स हैं और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं की हो। सबसे अच्छी चीज यही है कि कोई ऐसी बात नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं की। मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। आप भी देखोगे तो आपको भी हंसी आएगी, यार ये क्या बचकानी बात है। बचकानी हो चाहे बड़कानी हो, अपन को खत्म तो करना ही है ना, बस तो इसके लिए खत्म कर रहे हैं। इसको ज्यादा क्या इसमें क्वेश्चन मुझे नहीं लगता पूछा जाने वाला है, लेकिन क्योंकि सिलेबस का हिस्सा है तो अपन डाल दे। इसमें यहाँ पे भाई साहब उन्होंने 3 बातें दी हैं कि वाइल टेस्टिंग ऑडिटर क्या चीज को देखेगा। नंबर 1, सेलेक्टिंग ऑल आइटम्स, 100% एग्जामिनेशन। सेकंड, selecting specific items, और थर्ड ऑडिट सैंपलिंग। और ऑडिट सैंपलिंग की जैसे ही बात होती है, ऑडिट सैंपलिंग की जैसे ही बात होती है, हम इसको SA 530 का रेफरेंस देके खत्म कर देते हैं कि भैया 530 में जाके डिटेल में पढ़ो, हमने ठोक के काम किया। ये टॉपिक क्या कह रहा है? टॉपिक ये कह रहा है कि भैया ऑडिट एविडेंस जब ऑडिटर इकट्ठा करता है तो टेस्टिंग को सेलेक्ट कैसे करता है। यार सेलेक्ट क्या करना है उससे, यहाँ तो 100% आइटम्स की चेकिंग करेगा, या फिर कुछ एक चुन लेगा उसकी चेकिंग करेगा, और या फिर सैंपलिंग कर लेगा कि मुझे 10% करना। और कुछ एक चुनना क्या है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सैंपलिंग, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो कि हमें 100% चेकिंग की बात करनी, तो 100% चेकिंग कब करता है ऑडिटर? जब डाटा बहुत कम है लेकिन लार्ज वैल्यू का है। तो सारे वो, जैसे मान लो कि आप क्या करने वाले हो, आप सेल्स चेक करने वाले हो, तो सेल्स के अंदर आपके पास 1000 2000 लोगों को आपने माल बेचा है, लेकिन जब आप परचेज चेक करने वाले हो
तो परचेज की आपकी जो पार्टीज है वो 3 ही पार्टीज हैं, तो क्या ऑडिटर उसमें सैम्पलिंग है यार? 3 ही है, 5 ही है, और किसी से 2 करोड़, किसी से 7 करोड़, किसी से 6 करोड़, 10 ही पार्टी है भाई साहब, तो 10 के 10 100% चेकिंग होगी ना। मान लो मैं बैंक ऑडिट पे गया और मैंने देखा कि यार बैंक ने लोन तो इतने सारे किसानों को, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी 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 केसीसी, तो इतने सारे केसीसी है यार, इतने सारे केसीसी है कि भाई साहब मैं क्या सारे जांचूंगा? नहीं, ह्यूज वैल्यू वाले ट्रांजैक्शन ऊपर के सारे देख लूंगा। ये क्या हो गया? सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स। लेकिन मैंने वही बैंक के अंदर केसीसी के अलावा पूछा कि सीसी लिमिट भी है क्या, व्यापारियों को कैश क्रेडिट लोन्स दिए जाते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ। हमने पूछा कितने? उससे बोला सर 16 खाते हैं, 16 लोगों को हमने सीसी लोन दिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें मैं सेलेक्ट करूंगा कि 16 ही है तो पूरे ही देख सकता हूं? जाहिर सी बात है मैं 100% चेकिंग पे चले जाऊंगा। सर 5 लाख से ऊपर वाले लोन्स हमने क्या देख लिए? 100% देख लिए। 50 लाख से ऊपर वाले लोन्स 100% देख लिए। लेकिन सर उसके नीचे वाले लोन 10,000 लोगों को दिया है, उसके लिए मैं सैंपलिंग कर लूंगा, ये 10% देख लो। खत्म है ये, खत्म। अब मुझे बताओ, क्या इसके ऊपर बात करना और जरूरी है? क्या टाइम वेस्ट करना है? सेलेक्टिंग 100% आइटम, एग्जाम 100% एग्जामिनेशन कब कर रहे हैं? अरे तब कर रहे हैं भैया हम जब पॉपुलेशन जो है स्मॉल है लेकिन लार्ज वैल्यू आइटम्स हैं, तो सारे के सारे जांच करो, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। और क्यों कर रहे हैं ऐसा अपन भाई? इसमें ROMM ज्यादा है और इसका कोई ऑल्टरनेट भी नहीं है, जांच यही से होनी है। एंड अदर मीन्स डू नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। कैलकुलेशन रिपीटेटिव नेचर की है, सॉफ्टवेयर में एक बार डालो तो 100% चेक होके निकलता है, तो बड़ी अच्छी बात है, वही 100% जांच करो ना, क्यों बीच में निकाल के आधा चेक करने का? तो हम 100% जांच। देखो हम बात कर रहे हैं सेलेक्टिंग आइटम फॉर टेस्टिंग टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। एज एन ऑडिटर आप ऑडिट करने गए, आपको वहां पर जांच करनी है, तो आप कितने वाउचर्स चेक करोगे? तो बोला कि यार देखो डिपेंड करता है कि किस बात पे, कि सर देखो हम कोई पर्टिकुलर चीज चेक कर, जैसे मैं जी टीवी की ऑडिट पे गया था, तो वहां पर उसके सैलरी ये वो इतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है, लेकिन ट्रांसपॉन्डरिंग चार्जेस सैटेलाइट के जो खर्चे थे वो 4-5 ही ट्रांजैक्शन थे, 6 ही थे, और ह्यूज वैली करोड़ों में थे। तो जाहिर सी बात है हमारे बॉस ने क्या बोला, भाई ये तो सारे देख लेना, कुछ ही है, पॉपुलेशन बहुत छोटा है, और क्या ह्यूज वैल्यू है, ये तो पूरा ही देख लो। और सर ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन यार देखो, ये वाले ट्रांजैक्शन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 1000 हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ह्यूज वैल्यू ट्रांजैक्शन जो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल सकते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, वो ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा नहीं है। काम करो वो सारे देख लो और बाकी बचे हुए पे आप सैंपलिंग लगा लो। सैंपलिंग कितनी लगा ले साहब? सैंपलिंग लगाओ 10%, 5%, जो आपको पसंद हो, जिसको देखकर आपके मन में लड्डू फूटता हो और वो लड्डू खा के मजा आता हो, वो वाला सैंपलिंग परसेंटेज आप लगा सकते। अब आप मुझे बताओ, क्या इसके ऊपर और बात करने से अपना टाइम वेस्ट करना ही होगा ना? आई जस्ट वांट कि आप लोग क्या करें कि इसको एक बार गो थ्रू कर ले, और नोट्स आपके पास हैं, नोट्स के अंदर एक एक चीज डिटेल में मैंने देखे रखी है, आप वहां से कर लो। बात समझ में आती है क्या? ओके 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 ओके। हाँ, सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स, तो स्पेसिफिक आइटम्स को सेलेक्ट करने के पीछे 4 शब्दों का बस ध्यान रख लेना कि ऐसे आइटम्स
that are suspicious, unusual transaction. कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन नजर आ रहा है पूरा, देखो रिस्क प्रोन, रिस्की है जी, और that have a history of error, जिनका पास्ट में अपन ने देखा है कि यार उनमें गड़बड़ियां तो होती ही रहती। ये 4 शब्द आपको स्पेसिफिक वाले केस में ध्यान रखने हैं कि भैया ऐसे आइटम्स जो सस्पिशियस हैं, ऐसे आइटम जो सस्पिशियस हैं या अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, रिस्की हैं, या फिर हिस्ट्री में हमने देखा है कि यहां पर तो गड़बड़ अक्सर हुआ करती थी, हुआ करती है, और वही है। बात समझ में आ रही है क्या बॉस? मैं इसको फुल करके दे रहा हूं आपको। चलो मैं सब मान के चल रहा हूं, आप लोग लिख चुके हैं। और तो अब हम एक ब्रेक लेते हैं जी। चलिए अब तक के लिए इतना ही। अब तक की शाम आपकी खूबसूरत हो, और एक ब्रेक के बाद हम इस खूबसूरती को लगाएंगे 4 चांद। आपको कुछ आपको ये पार्ट भी लिखना हो तो मैं आपको फुल दे रहा हूँ, और एक ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के ठीक बाद हम लोग मिलने वाले हैं और इसको खत्म करने वाले। बहुत ज्यादा बचा नहीं है, 40-45 मैक्सिमम इतना ही समय, और 50 मिनट और लगेगा। ठीक है बॉस, ये मैं आपको फुल में दे रहा हूँ। ये लो, ये ले लो, चलो देख लो आप।